Hello friends, this is Zilima. Hope you're fine and welcome to our channel Dreamings. So in our previous videos we have already discussed about unifactor theory of Alfred Binet, Spearman's two-factor theory and Sternberg's triarchic theory, जिसमें हमने देखा कि अल्फ्रेड बिनेट की जो यूनिफैक्टर थियोरी था उसमें उन्होंने दर्शाया था कि सिर्फ एक ही सेट ऑफ एबिलिटी होता है जो कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हमें हेल्प करता है, जो कि जी फैक्टर था, जनरल एबिलिटी था, जो हमें हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो अपने हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को आता है उन सारे एबिलिटीज़ पर वो डिपेंड करता है, अपना जो जनरल एबिलिटी होता है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिनेट। सेकेंड में हमने देखा स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियोरी, जिसमें उन्होंने जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर दोनों के बारे में बताया। थर्ड में हमने देखा स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियोरी में हमने 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, ट्रायर्किक कंपोनेंट्स के बारे में। तो एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में हमने ट्रायर्किक थियोरी में देखा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थियोरी। तो जैसे कि हमने पहले से देखा, पहले अल्फ्रेड बिनेट ने एक सेट ऑफ एबिलिटी के बारे में बताया, फिर स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर्स के बारे में बताया और स्टर्नबर्ग ने अपने ट्रायर्किक थियोरी में 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताया। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है ग्रुप फैक्टर थियोरी, तो थर्स्टन ने अपना थियोरी 1937 में पब्लिश किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हर एक जो टास्क होता है वो एक एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक एक ग्रुप ऑफ एबिलिटी पर डिपेंड करता है, एक सेट ऑफ एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ईच टास्क अपना एक एक अलग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इसी से लेकर के उन्होंने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया कि जो इंटेलिजेंस है ये नॉट अ सिंगल जनरल एबिलिटी, ये सिर्फ एक सिंगल जनरल एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, जैसा कि अल्फ्रेड बिनेट ने कहा था कि ये सिर्फ जनरल एबिलिटी है, सिंगल फैक्टर है, सिंगल सेट ऑफ एबिलिटी है, जो कि नहीं होता है। राइट, तो ये एक सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं होता। इन्होंने अपना जो स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियोरी था इसे ही एक्सटेंड किया। फिर जो इंटेलिजेंस है उसे उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया कि इंटेलिजेंस इज़ अ क्लस्टर ऑफ एबिलिटी, यानी कि ये कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता, ये बहुत सारे जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी जो मेंटल ऑपरेशंस है, प्राइमरी एबिलिटीज़ है, ये सब कुछ को मिलाकर एक ग्रुप बनाता है। राइट, तो इन्हीं सब ग्रुप के साथ हम हर एक टास्क को फुलफ़िल करने के लिए अपना जो इंटेलिजेंस है उसे यूज़ कर पाते हैं। राइट, तो बहुत सारे सेट्स ऑफ एबिलिटीज़ होते हैं, क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़ होते हैं अपने इंटेलिजेंस में, जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी अपना जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उन सब को समझने के लिए या फिर उसे सॉल्व करने के लिए। थर्स्टन ने जनरली अपना जो एकेडमिकल स्टडीज़ है उस पर बेस्ड करके ये जो थियोरी है इसे दर्शाई थी। तो आगे देखते हैं उन्होंने और क्या कहा कि जो मेंटल ऑपरेशन है ये एक ग्रुप कंस्टिट्यूट करते हैं, उसमें प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने कुछ 7 प्राइमरी फैक्टर्स के बारे में बताया। तो ईच मेंटल ऑपरेशन 1 प्राइमरी फैक्टर, यानी कि एक प्राइमरी फैक्टर एक मेंटल ऑपरेशन को दर्शाता है, यानी कि कोई भी टास्क हमें करना हो उसमें एक प्राइमरी फैक्टर होता है। राइट, जो कि एक सेट ऑफ एबिलिटी की तरह हमें हेल्प करता है। तो उन्होंने 7 प्राइमरी फैक्टर्स के बारे में बताया, जो कि है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल फ्लुएंसी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड परसेप्चुअल स्पीड, देन अपना एसोसिएटिव मेमोरी, देन स्पेशियल विजुअलाइजेशन। ओके, तो ये सब कुछ जो अपना प्राइमरी फैक्टर्स है उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया अपने इस थियोरी में। तो अभी एक एक चीज़ को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं उस 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ के बारे में। तो पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि वर्ड्स को अच्छी तरह से समझना। अगर किसी बच्चे का
वर्बल कंप्रिहेंशन वाला प्राइमरी एट्रीब्यूट को अगर समझना है हमें, उसका जो ये इंटेलिजेंस है, ये प्राइमरी एबिलिटी है, उसे अगर समझना है तो हमें किस तरह का टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि वर्बल कंप्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग्स होता है, मतलब कि कोई भी वर्ड को समझना होता है, कितनी रैपिडली वो किसी वर्ड को समझ पाता है। इसे टेस्ट करने के लिए हमें उसे कुछ कंप्रिहेंशंस देने होंगे, कुछ उसे पढ़ने के लिए कहना होगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो कितने अच्छे तरह से वो चीज़ को कर पाता है, उस टास्क को कर पाता है। तो उसका वोकेबलरी स्किल्स कितना है वो हम जान पाएंगे इससे, कि वर्बल कंप्रिहेंशन से। ये आप इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मान सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है वर्बल फ्लुएंसी। वर्बल फ्लुएंसी यानी कि रैपिडिटी इन थिंकिंग ऑफ वर्ड्स एंड यूजिंग दैट, राइट। तो किस जगह पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा, किस जगह पर कौन सा वर्ड यूज़ नहीं हो सकता, और किस तरीके से वर्ड्स को यूज़ किया जाएगा। तो ये सब जो थिंकिंग है, ये कितनी रैपिडली किसी के अंदर आता है और कितनी रैपिडली वो उस वर्ड्स को यूज़ कर सकता है। अगर ये आपको चेक करना है किसी बच्चे में या फिर किसी इंसान में, तो आप एक टेस्ट कर सकते हैं कि उसे एक लेटर दे दिया, उसे आपने बोल दिया कि हर एक वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होगा, बिगिनिंग लेटर होगा, ये एग्जैक्टली यही लेटर होगा। सपोज आपने उसे ए दे दिया कि ए लेटर, जो बिगिनिंग लेटर रख कर तू वर्ड्स बता, राइट। तो इस तरीके से वो कितने रैपिडली कितने वर्ड्स को बता सकता है कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। तो इस तरीके से आप उसका टेस्ट कर सकते हैं, वर्बल फ्लुएंसी उसका कितना है उस बच्चे का। नेक्स्ट आता है अपना जो परसेप्चुअल स्पीड है। परसेप्चुअल स्पीड इस जो प्राइमरी एबिलिटी है इसमें जनरली आता है रैपिड रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, यानी कि वो कितनी जल्दी लेटर्स एंड नंबर को रिकॉग्नाइज कर पाता है। जनरली बच्चे क्या होते हैं, एक लेटर या फिर कोई अल्फ़ाबेट को अच्छी तरीके से जान नहीं पाते, ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, राइट। तो इससे आपको पता चलता है, इस तरह के टेस्ट से आपको पता चलता है कि इसका परसेप्चुअल स्पीड कितना है इस बच्चे का। नेक्स्ट आता है अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम देखते हैं जनरली, जैसा कि ये सजेस्ट करता है, ये जो वर्ड है ये सजेस्ट करता है कि डील विथ नंबर्स एंड अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। तो एक बच्चे के अंदर किस तरह का कैपेबिलिटी है, यानी कि न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी उसके अंदर कितना है, नंबर्स के साथ वो कितना खेल सकता है, यानी कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से या फिर अरिथमेटिकल प्रॉब्लम से उसे वो किस तरीके से टैकल कर सकता है और कितने रैपिडिटी के साथ वो टैकल कर सकता है। थर्स्टन ने बिल्कुल ये जो एकेडमिकल थियोरी है इसे एक्सप्लेन किया है। हर एक चीज़ को अपना जो एकेडमिकल स्टडीज़ है उसी के साथ ही बेस्ड करके इसे एक्सप्लेन किया है। तो ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें एक बच्चे का अगर टेस्ट लेना हो तो आप उसे कोई भी अरिथमेटिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं, वो कितनी रैपिडिटी के साथ उसके एज के लेवल का क्वेश्चन को वो कर पाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है। तो पहला आ गया अपना वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट इज वर्बल फ्लुएंसी, थर्ड इज परसेप्चुअल स्पीड एंड फोर्थ इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। नेक्स्ट ट्री, कम टू द नेक्स्ट ट्री, जस्ट अ सेकेंड। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है अपना इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें कि हम देखते हैं एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड यूज द रिजल्ट्स, यानी कि एक बच्चा कितना लॉजिकली एक सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, या फिर अगर उसे कोई प्रॉब्लम दिया गया है सॉल्व करने के लिए कितना लॉजिक्स वो यूज़ करके कंक्लूज़न निकाल सकता है, और वो जो कंक्लूज़न आया, रिजल्ट आया, वो किस तरह से प्रैक्टिकली उसे यूज़ कर सकता है। ये आ जाता है अपना जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग है। एक बच्चे का रीजनिंग कैपेबिलिटी कितना है, कोई सिचुएशन को हैंडल करने में हो या फिर कोई एकेडमिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हो, वो कितना कैपेबल है इस रीजनिंग को करने के लिए, इसका टेस्ट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी यानी कि रिकॉल करने की कैपेबिलिटी कितनी है, मेमोराइज करने की कैपेबिलिटी उसका कितना है, राइट। तो जो भी उसने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है उसे वो कितनी जल्दी मेमोराइज कर सकता है, कितनी जल्दी उसे याद कर सकता है, वो आप टेस्ट कर सकते हैं कोई टास्क देकर। कुछ मेमोराइज करने के लिए आप उसे बोल सकते हैं वो कितनी जल्दी कितनी रैपिडिटी के साथ उसे मेमोराइज करता है, कितनी जल्दी कितनी कम ड्यूरेशन में वो उसे मेमोराइज कर सकता है, उसे आपको टेस्ट करना होता है। हर एक बच्चे के अंदर जो क्वालिटी होती है ये इसी तरीके से आप निकाल कर ला सकते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वर्बल
फ्लुएंसी हो या फिर स्पेशल विजुलाइजेशन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप इसी तरीके से टेस्ट करके आप निकाल सकते हैं, जो कि हर एक का ड्यूटी होता है। इसी से पता चलता है कि क्या लाकुना है अपनी टीचिंग में या फिर किस वजह से एक बच्चा सीख नहीं पा रहा, राइट। तो नेक्स्ट आ जाता है अब स्पेशल विजुअलाइजेशन में। तो स्पेशल विजुअलाइजेशन में हम जनरली क्या देखते हैं, विजुअलाइजिंग शेप्स, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पजल। यानी कि किसी बच्चे को अगर हम कोई पजल सॉल्व करने के लिए देते हैं, कितने रैपिडली वो अपना इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकता है, कितना रैपिडली वो अपना विजुअलाइजेशन यूज़ कर सकता है, राइट। या फिर उसे एक शेप दिया गया, जैसे कि हम देखते हैं मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट होता है उसमें हम देखते हैं कि 4-5 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, कौन सा इसके बाद आने वाला है, एक पैटर्न में दिया होता है नेक्स्ट पैटर्न क्या होने वाला है, राइट। तो इसमें से कभी कभी मिरर इमेजेस दिया होता है या फिर कभी कभी वो जो शेप्स होते हैं वो अल्टरनेट किया गया होता है, उसके जो एडजेस होते हैं उसे अल्टरनेट किया गया होता है, राइट। जो ये जो पैटर्न्स होते हैं उसका नेक्स्ट पैटर्न किस तरह से पता चलता है। तो इस तरीके के जो टेस्ट है इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो स्पेशल विजुअलाइजेशन है एक बच्चे के अंदर वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं जिससे ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के बाद वो क्या होता है वो उसे पहचान पाता है कि नहीं। एग्जैक्टली एक ही जो ऑब्जेक्ट था उसे रोटेट करने के बाद वही चीज़ अलग दिखने लगता है। तो ये सब जो विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी है ये सब किस तरह से एक बच्चे के अंदर डेवलप करेगा, ये सब कुछ आपको उनके जो कैपेबिलिटी है या फिर जो वीकनेसेस है उसे निकालने के बाद ही पता चलता है कि कौन कितना कैपेबल है। तो ये तो 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ थे, वर्बल कम्प्रिहेंशन, वर्बल फ्लुएंसी, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एसोसिएटिव मेमोरी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग एंड स्पेशल विजुअलाइजेशन, राइट। तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक ऑफ लुइस एल थर्स्टन, जिन्होंने कि अपना ग्रुप फैक्टर थियरी 1937 में डिस्क्राइब किया था स्पीयरमैन का जो 2 फैक्टर थियरी था उसे एक्सटेंड करके। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू।